8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है 29 तारीख को जो पेपर होगा उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपकी इस वीडियो में 10 मॉडल पेपर एक साथ मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट में आपके रिवीजन करवाने वाला है, क्योंकि आपके जो पेपर है 29 तारीख को उसके लिए आपको काफी हेल्प मिलेगी। हेल्प आपको तभी मिलेगी जब आप जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि शुरू के 1-2 मिनट तक वीडियो देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि हमको कोई फायदा नहीं हुआ, आपके वीडियो से एक भी प्रश्न नहीं आया। तो मैं बिल्कुल ये गारंटी नहीं देता हूँ कि पूरा पेपर मेरे वीडियो से आएगा, लेकिन आपको अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखें तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आपके जो प्रश्न है जो अच्छे नंबर आपको जो परीक्षा में प्राप्त होंगे। ये पेपर आपके 80 नंबर होगा। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको इसमें से बढ़िया नंबर आप ला पाएंगे और आप अपनी कॉपी में वहाँ पे अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। तो टोटल आपके यहाँ पे लगभग 10 मॉडल पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, वो भी आपके बिल्कुल रिवीजन के रूप में, बिल्कुल शॉर्ट में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका पहला मॉडल पेपर है, इसके बाद में आगे के कंटिन्यू रखेंगे। और ये जो पहला मॉडल पेपर है वो आपके RSCRT जो आपकी जो पेपर बनाएगा बोर्ड का पेपर, जो आपके 29 तारीख को पेपर आएगा, उसी ने ये पेपर बनाया है। तो निश्चित रूप से आपको जो पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और फिर आपके परीक्षा होने के बाद में आपको कमेंट करके बताना कि आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ है इसी वीडियो के नीचे। तो ये आपका पहला पेपर है, जिसमें पहला पेपर ये कि इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था इतिहास के अध्ययन हेतु। दूसरा प्रश्न ये कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मराठों के आक्रमण से तंग आकर जो राजस्थान के राजाओं ने एक भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर जो 17 जुलाई 1734 को, ये भी डेट आपको याद करनी है, 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर जो एक आयोजन किया गया था सम्मेलन का, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। वर्ष 2011 में भारत की जो जनसंख्या वो कितनी थी? तो वह थी 121 करोड़। याद कर लेनी, 121 करोड़ ये भारत की जनसंख्या थी। पर्यटन का मतलब क्या होता है? तो पर्यटन का मतलब होता है भ्रमण हेतु जाना, यानी कि घूमने के लिए जाना। और आपको आने वाले जो पेपर आपके, चाहे आपके विज्ञान का पेपर हो, गणित का पेपर हो, उनके लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी जो क्वेश्चन वगैरह इन सभी की मैं PDF आपके ऐप पे डाल दूंगा, वहाँ पे टेस्ट डाल रखे हैं। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं और PDF वगैरह वहाँ आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। तो ऐप का लिंक दे रखा है और प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी श्री राम क्लासेस के नाम से, SHRIRAMCLASSES लगाएंगे तो आपको अपना ऐप मिल जाएगा। लोगो आपको जो यूट्यूब का लोगो है सेम ही लोगो मिल जाएगा। तो लिंक भी दे रखा है, डायरेक्ट भी आप सर्च करके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको पर्यटन का मतलब समझ में आ गया होगा, भ्रमण हेतु जाना, घूमने के लिए जाना। सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है तो कानून बनाना, जन चेतना और कानून को लागू करना, तीनों ही आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, आपको मिलान करना है। इसी प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मिलान करना है 4 नंबर का। तो भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी? भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 को। और गुमंतु कृषि जो है, जिसमें काटो और जलाओ, बर्न एंड स्लैश एंड बर्न, यानी कि वनों को काटकर जो खेती की जाती है उसको स्थानांतरित कृषि या गुमंतु कृषि के नाम से जाना जाता है। प्राच्यवादी शिक्षा, ये आपके संस्कृत से संबंधित है, संस्कृत भाषा से संबंधित। और बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, यानी कि लड़की की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम की जो शादी करवाई जाती है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है, जो कि एक कानूनी अपराध है। फिर आपके 5 क्वेश्चन ये रिक्त स्थान वाले आएंगे 2-2 नंबर के। तो 10 नंबर आपके रिक्त स्थान के आएंगे। देख लेते हैं। संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो तीनों को आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। ग्राम पंचायत का मुखिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, सरपंच होता है और ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल होता है। इसी प्रकार से पंचायत समिति का जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है, कार्यकाल 5 साल होता है। जिला परिषद का जो प्रधान होता है, मतलब मुखिया होता है, उसको जिला प्रमुख कहा जाता है, उसका कार्यकाल भी 5 साल होता है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे खनिज भी एक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी और जंगलों में वो निवास करते हैं। जनसंख्या वितरण भौगोलिक एवं आर्थिक कारक द्वारा प्रभावित होती हैं। तो ये आपके 5 प्रश्न रिक्त स्थान वाले 10 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसी प्रकार के आगे भी प्रश्न हम देखेंगे, वीडियो को आप कंटिन्यू बनाए रखें। आपके अगला प्रश्न ये है कि प्लासी का युद्ध किनके बीच में होता? मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लासी का युद्ध 1757 में, ये प्लासी का युद्ध बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था।
अच्छा, एक व्यक्ति ने जिनके साथ विश्वासघात कर दिया था, जिसके कारण ये जो हार हुई थी, उस व्यक्ति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि किस व्यक्ति के विश्वासघात के कारण, इनकी धोखा देने के कारण उनकी हार हो गई थी। कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है आपके प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वान का नाम बताना है। तो प्राच्यवादी शिक्षा के जो समर्थक विद्वान थे, जिसमें आपका विलियम जोन्स है, हेनरी टॉमस कोलब्रुक है, इसके अलावा वारेन हेस्टिंग है और नेथियल हॉलहेड है। अगला प्रश्न है 17वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्रों की दो विशेषता बतानी है। भारतीय सूती वस्त्र अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय सूती वस्त्र दक्षिणी पूर्वी एशिया और पश्चिमी मध्य एशिया में भारी व्यापार होता था। एक प्रश्न आपके ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। पहला कारण तो ये था कि राजा और नवाबों की जो छीनती सत्ता थी उसके कारण किसान और जमींदार भारी भरकम लगान से परेशान थे। कंपनी के द्वारा जो भारतीय सिपाही थे उनकी वेतन सेवा शर्त इनसे संतुष्ट नहीं थे वो, और धार्मिक भावना और आस्था पर इनको ठेस पहुंचाया गया था। अंग्रेजों का जो भारतीयों से गणना करना भी एक प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न ये है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत महत्वपूर्ण क्यों है। कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम बताने, उदाहरण देने। गैर परंपरागत मतलब जो वर्षों से चले आ रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सभी। वर्षों से जैसे हम पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं तो वो एक गैर परंपरागत हो जाता है। परंपरागत मतलब जो सालों से चला आ रहा है, अपने जो पूर्वज सभी काम करते आ रहे हैं वो परंपरागत है, वो अनवीकरणीय होते हैं, उनको बार बार उपयोग में नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं उनको हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं, उनको नया कर सकते हैं वापस, वो नवीकरणीय होते हैं। इनके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और इन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने से जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनके समाप्त होने का खतरा भी कम हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में एक तो आप पवन ऊर्जा को देख सकते हैं और एक आपस में सौर ऊर्जा को। ये दोनों ही आपके जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कृषि से आप क्या समझते हैं। कृषि से प्राप्त दो उत्पादों के नाम लिखने। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और जिससे फसलें, फलों और सब्जियों और फूलों का उत्पादन किया जाता है, उगाया जाता है और इनके साथ में पशुपालन भी की जाती है। इसके अलावा कृषि से प्राप्त जो प्रमुख उत्पाद हैं, एक आप इसमें अनाज में लिखेंगे, गेहूं और चावल, ये कृषि से प्राप्त उत्पाद हैं। इसके अलावा फल सब्जियां भी लिख सकते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न ये बनता है कि सरकार द्वारा संचालित दो कृषि योजनाओं के नाम लिखना है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के वृहद उद्योग, वृहद का मतलब बड़े बड़े उद्योग कौन कौन से। एक तो सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान में पहला सूती वस्त्र उद्योग, एक संगठित उद्योग के रूप में भी इसको जाना जाता है, सबसे प्राचीन उद्योग है ये। और इसकी जो फैक्ट्री लगी थी सबसे पहले अजमेर के ब्यावर में लगी थी 1879 में, और ये जो लगी थी आपके अजमेर के ब्यावर में, और इस फैक्ट्री का जो नाम है वो था द कृष्णा मिल ब्यावर, ठीक है, उसके नाम से वो लगी थी, द कृष्णा मिल लिमिटेड। ये ब्यावर में लगी थी पहली सूती वस्त्र मिल। सीमेंट उद्योग जो कि राजस्थान का प्रमुख एक उद्योग है, और राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसको सीमेंट हब के रूप में जाना जाता है। सबसे अधिक जो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं वो आपको चित्तौड़गढ़ जिले में देखने को मिलती है। लेकिन जो सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री है अपने राजस्थान में वो लाखेरी बूंदी में स्थापित की गई थी। शक्कर उद्योग में जो जिसको हम चीनी उद्योग भी कहते हैं, राजस्थान की पहली शुगर मिल द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, जो एक निजी कंपनी थी, निजी फैक्ट्री थी ये, और ये आपके चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में इसकी जो शुरुआत हुई थी। ये शक्कर उद्योग सबसे पहले राजस्थान में, जो चित्तौड़गढ़ का जो भोपाल सागर है, कोई चित्तौड़गढ़ का होगा तो आप कमेंट करके बताना। जो भोपाल सागर उसमें एक फैक्ट्री है, अगर आप अपने मम्मी पापा को पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ पहले भोपाल सागर में एक शुगर मिल थी, वहाँ पर जो शक्कर बनती थी। तो ये आप अपने घर में पूछ के भी देख सकते हैं। इसके अलावा धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग है, जयपुर, कोटा में, चित्तौड़ में वनस्पति घी और नागौर में नमक उद्योग के प्रमुख कारखाने हैं। अगला प्रश्न आपके ये बनता है कि राजस्थान की जो दुर्ग है उनकी सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे। देखो पहले तो सुरक्षा के लिए हम क्या करते थे, दुर्गों को आपने देखा होगा, अधिकतर जो दुर्ग है वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बने हुए, जितने भी बड़े बड़े किले हैं, चाहे आप चित्तौड़ का किला देखा होगा आपने या फिर कुंभलगढ़ का किला है, तो ये सभी जो किले हैं, मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर का, ये सभी जो किले हैं वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बने हुए हैं, या फिर वो जो किले हैं वो गहरी नदियों के किनारे बने हुए होंगे, जैसे गागरोन का किला है, भैंसरोगढ़ का किला है, ये जल दुर्ग के रूप में जाने जाते हैं। इनके पास में जो बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं और मैदानी बाग में बनाए जाते हैं, जैसे जूनागढ़ का किला है, ये मैदानी बाग में बना हुआ है।
फिर दुर्ग के निकट बड़ी बड़ी खाइयाँ बनाई जाती थी, जैसे जो भरतपुर का लोहागढ़ किला है उसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, उसमें पानी भर दिया जाता था। जहरीले उसमें सांप छोड़ दिए जाते थे, जानवर छोड़ के उनको शत्रुओं से उनको रक्षा की जाती थी। ये आप इसमें दुर्गों का सुरक्षा की दृष्टि से आप प्रमुख कारण लिख सकते हैं, उपाय उसमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न ये कि अलोकप्रिय कानून के संदर्भ में जनता सरकार को पर किस प्रकार जो दबाव बना सकते हैं। तो अलोकप्रिय कानून यानी कि जो गलत कानून बन जाते हैं उनके संदर्भ में, जैसे आपने थोड़े दिन पहले कई किसान हैं जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, जो कृषि कानून हुए लागू हुए थे उनके संदर्भ में। तो अलोकप्रिय कानून जनता की अलोकप्रिय जो कानून होते हैं उनकी जनता आलोचना करती है और उनके खिलाफ जनसभाएं करती हैं, आंदोलन करती हैं। इनकी अभिव्यक्ति अखबारों, टीवी चैनल इनके माध्यम से होती हैं और बहुत से लोग मानते हैं कि गलत कानून पारित हो गए हैं और संसद के ऊपर उस प्रकार जो पुनर्विचार का दबाव बनाया जाता है और उसके द्वारा जो वापस कानून को लिया जाता है, जैसा कि अपने देश में भी जो कानून बने थे कृषि कानून उनको वापस लेना पड़ा था और किसानों की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण करना है। देखो, लोकतंत्र में संसद राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करते हैं और यह सरकार को नियंत्रित भी करती हैं, उसका मार्गदर्शन करती हैं, इसके अलावा उनको सूचित करती हैं या देश के लिए कानून बनाने का कार्य भी करती हैं। फिर आपको एक मैप आएगा, इंडिया का मैप हो या फिर राजस्थान का मैप जाएगा, आपके नक्शा वो राजस्थान का ही आने की संभावना है क्योंकि इन्होंने राजस्थान का दे रखा है। तो पूरी संभावना कि आपकी जो मैप है नक्शा है वो राजस्थान का ही आएगा। तो इसमें आपको देखना है, एक तो कोटा भरना है, तो कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं, ये वाला कोटा हो जाएगा। इधर सिक्कर, ये चांद की जैसे आकृति का सिक्कर होता है और डूंगरपुर यहाँ पे नीचे डूंगरपुर है। सबसे ऊपर ये हमारा श्री गंगानगर है। इधर सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, यहाँ पे जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला यहाँ पे धौलपुर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। एक नीचे एक लाइन होके जा रही है जो दो जिलों से होकर गुजरती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं इसको। कौन सी रेखा? ये कर्क रेखा, 23.5 डिग्री ये इसका माप होता है। अब एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आप कमेंट करके बताना। कौन कौन अपने प्रधानमंत्री का नाम जानता है? आप कमेंट करके बताना। देखिए, अगला प्रश्न है आपको 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बताना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा अववा का जो विद्रोह हुआ था उसका अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो अववा के जो ठाकुर थे उनका नाम आपको याद कर लेना है। ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। इन्होंने अववा की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था और अंग्रेजों के बीच में और इनके बीच में जो दो प्रमुख युद्ध हुए थे, एक 8 सितंबर को हुआ था, 8 सितंबर 1857 को, जिसको हम बिठोड़ा का युद्ध कहते हैं, और एक हुआ था 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को, इसको चेलावास का युद्ध कहा जाता है। इसी चेलावास युद्ध में जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉक मैसन, इस मॉक मैसन की सिर काट के, गर्दन काट के इसको अववा के किले पर टांग दिया था, लटका दिया था। तो वो थे आपके अववा के ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है, जिन्होंने अववा का नेतृत्व किया था। फिर आपके एक प्रश्न ये आता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसका असफलता के कारण क्या थे? वो क्रांति असफल क्यों हुई? देखो, पहला कारण तो आप ये लिखेंगे कि 1857 की क्रांति इसलिए असफल हुई क्योंकि जो अधिकांश राजस्थान का जो राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था, उन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया था। इस कारण जो क्रांति 1857 में असफल हुई थी। दूसरा कारण ये लिखेंगे कि क्रांति जो निर्धारित समय से पहले ही प्रारंभ हो गई थी और सभी स्थानों पर जो क्रांति एक साथ प्रारंभ नहीं हुई थी, इस कारण भी जो यह असफल रही थी। इसके कारण और लिखेंगे तो क्रांति जो पूरे राजस्थान में नहीं हो पाई थी, पूरे देश में एक साथ नहीं हो पाई थी, कुछ स्थानों पर यह क्रांति हो पाई थी। इसके अलावा कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुआ था। राजस्थान में सबसे पहले जो 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ था वो नसीराबाद से हुआ था। याद करनी डेट आपको, 28 मई 1857 को ये राजस्थान के नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत होती है। और भारत की बात करें तो भारत में शुरू हुई थी मेरठ से। मेरठ जो उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ से जो भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और राजस्थान में कहाँ से हुई थी? ये नसीराबाद से। नसीराबाद अपने अजमेर में आता है और नसीराबाद का कचौरा फेमस है। कोटा की जो कचौरी फेमस है। क्रांतिकारियों के मध्य कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव था। कोई जो इनका क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाला मूल व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा क्रांतिकारियों में परस्पर जो कोई तालमेल नहीं था, जिनके पास जो साधन थे उनकी भी कमी थी।
इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है, एक तो मारवाड़, एक मेवाड़ और एक जयपुर। इन 3 बड़ी बड़ी रियासतों ने, इनके शासकों ने जो तांत्या टोपे थे प्रमुख क्रांतिकारी, इनका सहयोग नहीं किया था। तो आपके अबसद में भी आ सकता है ये कि किसने, जो किस रियासत ने या किस शासकों ने तांत्या टोपे का सहयोग नहीं किया था। तो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के शासकों ने तांत्या टोपे का सहयोग नहीं किया था। फिर आपके अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि जो अपराध की जो जांच है उसमें पुलिस की क्या भूमिका रहती है। तो अपराध की जांच में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो पुलिस है जो FIR लिखती है। FIR का मतलब क्या होता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये FIR का पूरा नाम होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR का पूरा नाम है, आपको याद कर लेना है। दर्ज होने के बाद किसी भी अपराध की जो जाँच है वो शुरू कर सकती है पुलिस। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित रूप में किसी भी रूप में मिल सकती हैं। और FIR में जो घटना हुई है, वारदात, उसकी तारीख लिखी होती है, टाइम लिखा होता है, समय कहाँ पर वो घटना हुई वो लिखा होता है, मूल तथ्य उसके ऊपर लिखे होते हैं और घटना का विवरण भी दिया जाता है। फिर सूचना, FIR की सूचना दर्ज होने के बाद में पुलिस जांच के लिए गवाहों का बयान दर्ज करती हैं, सबूतों को इकट्ठा करती है और जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस है जो सबूतों में आरोपी को दोष साबित होता दिखाई देता है तो वह आरोपी को गिरफ्तार करके 24 घंटे के भीतर उसको अदालत में एक चार्जशीट पेश करती हैं। गिरफ्तारी और हिरासत या पूछताछ के दौरान पुलिस किसी भी व्यक्ति को सताने में, उसको पीटने में, उसको गोली मारने का अधिकार नहीं रखती हैं। तो ये प्रमुख है जो कारण है जिसमें आप उसमें लिख सकते हैं। चलो अब हम इसमें आगे का दूसरा जो मॉडल पेपर है वो इसमें देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसको सौंपा था? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे ये जेम्स रेनेल को। जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, मराठों ने कोटाबूंदी पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1726 में। फिर इसी आक्रमण के विरोध में जो राजस्थान में एक हुरडा सम्मेलन हुआ था, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हुरडा सम्मेलन जो हुआ था वो 17 जुलाई 1734 को हुई थी, 1734 को। और ये भीलवाड़ा का एक स्थान है हुरडा, वहाँ पर ये हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती हैं। जैसलमेर झील कौन से जिले में आती है? तो जैसलमेर झील उदयपुर जिले में आती हैं। अगला प्रश्न है आपके, कौन सा मजदूर अधिकार के अंतर्गत आता है? तो काम का अधिकार आता है, सही मेहनताना देने का अधिकार आता है, मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार आता है और उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो हो जाएगा आपके शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र से। इसी प्रकार से भारतमाला परियोजना वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। भारतमाला परियोजना परिवहन से संबंधित है और ये जो आयुष्मान भारत वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। मिलान करनी कांग्रेस के प्रारंभिक नेता थे फिरोज शाह मेहता, और फिर हम मिलान करेंगे मुंडा को। तो मुंडा जो थे आपके छोटे नागपुर से संबंधित थे। विलियम जोन्स जो थे वो भारतीय संस्कृति का सम्मान करते थे और राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारे देश में केंद्र स्तर पर सरकारें हैं और राज्य स्तर पर भी सरकार है। जैसे केंद्र में भी मोदी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो अपने राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, गहलोत सरकार है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे देश में भी सरकार होती है केंद्र में और राज्य में भी सरकार होती है। नगर निगम का जो वार्ड होता है उसको वार्ड होता है, उसका निर्वाचित प्रतिनिधि पार्षद कहलाता है। नगर निगम का जो वार्ड होता है उसका प्रतिनिधि जो होता है जीतता है उसको पार्षद कहते हैं। और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, मुखिया होता है, उसको महापौर कहा जाता है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसको महापौर कहते हैं। अगला प्रश्न आपके, वस्तुएं उस समय संसाधन बन जाती हैं जब उसका कोई मूल्य होता है। कोई वस्तु जब संसाधन बनती है तो उसका कोई न कोई मूल्य हो जाता है। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द को इस्तेमाल किया गया और आदिवासी समुदायों का एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या या फिर इससे अधिक जनसंख्या केवल 30% जमीन पर जो निवास करती हैं। 90% जनसंख्या 30% भूभाग पर निवास करती हैं। उस सेनापति का नाम बताइए जिसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। मीर जाफर का नाम आपको याद कर लेना है, जिसने जो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। प्लासी का युद्ध आपको याद कर लेना है, 1757 में हुआ था अंग्रेज़ों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और
बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला, उनके बीच में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, बेगा लोग दूसरों के लिए काम क्यों कतराते थे? तो बेगा लोग जो थे उनका मानना था कि किसी बेगा के लिए मजदूरी का करना अपमान की बात है, और बेगा लोग स्वयं को है जो जंगल की संतान मानते थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। हेनरी टॉयस और कोलब्रुक, ये दो नाम आपको याद कर लेने, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। जामदानी क्या थी? तो जामदानी एक स्लेटी और सफ़ेद रंग की बारीक मलमल होती थी, जिसको हम जामदानी कहते हैं। 18 शताब्दी की क्रांति के 3 प्रमुख केंद्र, एक आप मेरठ बता सकते हैं, दिल्ली और लखनऊ अवध है ना, और राजस्थान में नसीराबाद है, खेरवाड़ा है, एरिनपुरा है, कोटा है, आउवा है, ये सभी आप इसमें लिख सकते हैं। राजस्व निर्धारण की नई मुंड्रो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बतानी है। तो मुंड्रो व्यवस्था में ऐसा माना गया था कि जो इससे जो सामान्य किसान है वो संपन्न उद्यमशील किसान बन जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। चलिए एक और दूसरा मॉडल पेपर वो भी हम देख लेते हैं इसमें, और जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्रश्न संख्या 1 है, ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। तो ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक क्या होता था? ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया को ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिस राजपूत राज्य का विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों का तत्काल संधि नहीं हो सकी, वह राज्य कौन सा था? तो वह राज्य था आपके मारवाड़। 1959 के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो वो थी 3 अरब। 1959 में विश्व की 3 अरब जनसंख्या थी। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर के डबोक में स्थित है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, किस कानून में यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए? तो ये न्यूनतम मेहनताना जो कानून है उसके तहत ये कार्य किया गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी थी? तो वो थी आपके 52.12 महिलाओं की साक्षरता दर है। साक्षरता दर का मतलब ये होता है कि महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो 100 में से 52 महिलाएं वो पढ़ी लिखी हैं 2011 के अनुसार। मिलान करना, फिर आपको सुमेलित करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था आपके 1930 में। बस्तर का जो विद्रोह है वो आपके मध्य भारत से संबंधित है। और हेनरी टॉमस कोलब्रुक ये एक भाषाविद थे, ये क्या थे? एक भाषाविद थे। और ठाकुर हरिदास जो थे वो मतुआपन से संबंधित थे। अगला प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाला है, ये संघवाद के अंतर्गत क्या होता है? राज्य केवल केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं, उन्हें संविधान से ही अपने जो ताकत और अधिकार मिलते हैं। फिर ग्राम सभा का जो सदस्य होता है वो उस गांव के जितने भी जो मतदाता होते हैं वो होते हैं, और ये ग्राम सभा के जो सदस्य हैं यही जो वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छी होगी तो लोगों का जो संसाधन के रूप में हम काम ले सकेंगे। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बनाकर आजीविका चलाते थे। आजीविका मतलब जीने का साधन, जीने के तरीके। उत्प्रवासी वे लोग जो देश को छोड़ते हैं वो उत्प्रवासी होते हैं। जो देश दूसरे देश में आते हैं, जो देश में आते हैं उनको आप्रवासी कहा जाता है। फिर आपको बताना है 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था, इसमें किसकी हार हुई थी? तो 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, और इसमें मराठों की हार हुई थी। दिक्कू क्या है? तो दिक्कू जनजातियों द्वारा बाहरी लोगों को दिक्कू कहा जाता है। प्राच्यवादी अंग्रेजी अधिकारियों के अनुसार देसी जनता का दिल कैसे जीता जा सकता था? तो प्राच्यवादी क्या होते हैं? जो एशिया के कुछ लोग ऐसे थे जिनको शिक्षा और संस्कृति का गहरा ज्ञान था, उनको प्राच्यवादी कहा जाता है। तो प्राच्यवादी अंग्रेजी अधिकारियों के अनुसार देसी जनता का दिल कैसे जीता जा सकता था? तो पहला तो ये काम कर सकते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देकर। दूसरा, उन्हें अनजान विषय की शिक्षा न दी जाए, यानी कि जो उनको पता ही नहीं है विषय, उनकी शिक्षा उनको नहीं दी जाए। तो ये दो प्रमुख इसके कार्य थे जिसके द्वारा जो देसी जनता का दिल जीता जा सकता था। जामदानी बुनाई के तत्कालीन 2 प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो ये बंगाल का था ढाका, ठीक है, बांग्लादेश जो वर्तमान में है, और संयुक्त प्रांत का था लखनऊ जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। उसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था पहले क्रांति के समय। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मतलब इसने अपना आखिरी समय कहाँ बिताया था? तो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर,
जो रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था, और इन्होंने अपना जो अंतिम टाइम बिताया था वो रंगून की जेल में बिताया था। ठीक है, रंगून, तो रंगून म्यांमार की राजधानी थी, और ये अंतिम समय जो बीता था वो 1862 के लगभग में इनकी मृत्यु हुई थी। उनका अंतिम समय वहीं पर बीता था, रंगून की जेल में, जो कि भारत का बाहर है स्थित है। ये एक मैप है जिसमें आपको, ये राजस्थान का मैप है जिसमें ऊपरी ऊपर आपका गंगानगर है, और यहाँ पर आपका अजमेर आ जाएगा बीच में, है ना, ये बीच में आपका अजमेर है, और ये यहाँ पे झालावाड़ है, और यहाँ पे जो राज्य जिला दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा जिला ये जैसलमेर है, और ये वाला जिला नागौर है, ये बाद में बीकानेर है, ये वाला बाड़मेर है, और ये जोधपुर है, ये चूरू है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ये वाला जो चांद जैसे आकर वो सिक्कर है, ये धौलपुर है। इस प्रकार से यहाँ पे चित्तौड़ है, ठीक है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, और डूंगरपुर है, और फिर यहाँ पे है उदयपुर, ये है राजसमंद, ठीक है, ये है जालौर। तो इन सभी, सिरोही, जालौर नहीं सिरोही, ये जालौर। इस प्रकार से आपको सभी जिलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए एक और मॉडल पेपर का हम इसमें रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जेम्स मिल थे वो कहाँ के निवासी थे। तो जेम्स मिल जो थे वो कहाँ के निवासी थे? जेम्स मिल वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। इसका आंसर हो जाएगा आपके स्कॉटलैंड। दूसरा प्रश्न है कि सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ में संधि कब की थी? तो सबसे पहले तो करते हैं भरतपुर, और सबसे लास्ट में जो संधि करते हैं अंग्रेजों के साथ में वो 1823 में करते हैं सिरोही के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा 1823। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व, जो औसत जनघनत्व है वो कितना है? जनघनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो भारत का जो जनघनत्व था वो तो 382 था, और राजस्थान का पूछे तो कितना बताओगे? 200 बताओगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको बता देना है। अच्छा, राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व किस जिले का है? आप कमेंट करके बताना कि सबसे कम जनघनत्व कौन से जिले का है। राजस्थान का जनघनत्व 200 है, भारत का 382 है। राजस्थान के 1 किलोमीटर में 200 लोग निवास करते हैं, और भारत में 1 किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं। तो आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व किस जिले का है। नक्की झील किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो नक्की झील है, जिसको देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था, ऐसा कहा जाता है। और ये नक्की झील सर्दी के दिनों में जम जाती हैं। तो ये आपके सिरोही जिले में स्थित है, जहाँ पर जो माउंट आबू आता है। जयसमंद झील आपके उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया है? अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि पुष्कर झील किस जिले में स्थित है। आप कमेंट करके बताएंगे पुष्कर झील कहाँ स्थित है। किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान में किसी खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये कहा गया है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो ये 2015 से शुरू की गई थी। मिलान करना है, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने अपना राष्ट्रगान लिखा था, तो ये जो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले भारतीय यही थे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार लेने वाले, जिनको जो नाइटहुड की उपाधि प्राप्त थी। अच्छा, अपना राष्ट्रगीत किसने लिखा? आपको पता है? अपना राष्ट्रगान तो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो राष्ट्रगीत किसने लिखा? आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, राष्ट्रगीत किसने लिखा था। जेम्स मिल जो थे वो प्राच्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी थे, और घासीदास जो थे वो सतनामी आंदोलन के रूप में संबंधित थे, और सफ़ेद झंडा ये बिरसा राज का प्रतीक था। फिर आपके रिक्त स्थान है, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की क्या कहलाता है? अंतरात्मा कहलाता है। शहरी क्षेत्र संस्थाओं के 2 तरह के कार्य होते हैं। एक तो कार्य होता है अनिवार्य कार्य, जिसको सभी को करना अनिवार्य होता है। एक ऐच्छिक होता है, अपने मन से वो कार्य किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके जो वस्तुओं का पुनर्चक्रण है और पुनः उपयोग है उसको प्रभावी योगदान दे सकता है। आदिवासियों में बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण का मतलब उनको संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, तो वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। और आदिवासियों के बीच में साक्षरता भी बहुत कम होती है, पढ़े लिखे भी बहुत कम होते हैं। अब तो सारे लगभग पढ़ने लगे, लेकिन पहले के टाइम में जो आदिवासी समाज के जो व्यक्ति थे वो बिल्कुल कम पढ़े लिखे होते थे। 7वां क्वेश्चन है कि देशों के अंदर बड़ी संख्या के लोग रोजगार, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य की सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की ओर प्रवेश कर रहे हैं या चले जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा गांव के कई लोग जो गांव छोड़कर कहाँ चले गए? वो शहर में चले गए।
इसका कारण क्या है? वहाँ पे शिक्षा मिल जाती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हैं, रोजगार के साधन वहाँ पे मिल जाते हैं। इस कारण जो कई सारे जो गाँव के लोग हैं वो गाँव छोड़कर शहर की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। 8वां प्रश्न है, सहायक संधि को अपनाने वाले किन्हीं 2 भारतीय रियासतों के नाम बताने हैं। तो सहायक संधि में एक आप अवध का नाम लिख सकते हैं, दूसरा आप हैदराबाद का नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके, परती भूमि किसे कहते हैं? तो ऐसी भूमि जो कुछ समय के लिए बिना खेती के लिए छोड़ दी जाती थी, उसको भूमि के कृषि के रूप में इसको काम में नहीं लिया जाता था, उसको परती भूमि कहा जाता है। और इसकी जो मिट्टी है वो कुछ समय के बाद में उपजाऊ हो जाती थी वापस। एक प्रश्न है कि वुड का डिस्पैच क्या है? तो वुड का डिस्पैच एक चार्ल्स वुड के नाम से जो जारी एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नीति पत्र था। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों के कौन से 2 प्रमुख स्थान थे, केंद्र थे? तो पश्चिमी भारत में था आपके सोलापुर और दक्षिण भारत में था आपके मदुरा। मंगल पांडे कौन था? तो बैरकपुर छावनी का एक सिपाही था ये। अगला मॉडल पेपर आपका ये, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है? भारत के जो इतिहास की जानकारी आपको कहाँ कहाँ से मिलती है? तो देखो, सरकारी दस्तावेज से भी मिलती है, आपने देखा होगा जू वगैरह, ये म्यूजियम में आपको सरकारी दस्तावेज देखने को मिलते हैं, अखबार की रिपोर्ट से और यात्रियों के संस्मरण से। इन तीनों से जो भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जोधपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष किसके बीच में हुआ था? तो राम सिंह और बख्तर सिंह के बीच में हुआ था। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। राजस्थान का जो जन घनत्व है वो कितना है? 200 है। सबसे ज़्यादा आपके जयपुर का है और सबसे कम जो है वो आपके जैसलमेर का है। जैसलमेर का जो जन घनत्व वो कितना है? केवल 17 लोग। 1 किलोमीटर में केवल 17 लोग जैसलमेर जिले में रहते हैं। पूरे राजस्थान में औसत जो आपके 200 हैं, जबकि सबसे अधिक जो है वो किस जिले का है? जयपुर जिले का सबसे अधिक है। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के किस रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आपके जयपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है। लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार क्या करती है? तो कानून बनाती है। सतत विकास लक्ष्य के कितने लक्ष्य सम्मिलित हैं? तो 17 लक्ष्य सम्मिलित हैं। आपको याद कर लेना है 17 लक्ष्य। मिलान करना है। चोरा चोरी कांड ये 1922 में हुआ था। वर्ली विद्रोह जो हुआ था आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। महात्मा गांधी जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे और रामास्वामी नायर जो थे वो स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। संविधान उन आदर्शों को, यहाँ पे बनना है आपको, आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जो जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकता है। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको महापौर कहा जाता है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उसका मूल रूप बदल जाता है। तो प्रौद्योगिकी जो आपकी एक मानव निर्मित संसाधन है, जबकि खेती जो है, कृषि है, वो आपके एक प्राकृतिक संसाधन है। मृदा जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। आदिवासियों की भाषाओं में बांग्ला ने मुख्य धारा को भारतीय भाषाओं को गहरा और प्रभावित किया था और इसमें संथाली बोलने वालों की जो संख्या वो सबसे ज़्यादा थी। संथाली भी एक भारत की भाषा है, बंगला भी एक भारत की भाषा है, मतलब बंगाल में बोली जाती है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन को प्राकृतिक कारण है और एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है उसको प्राकृतिक वृद्धि दर के रूप में जाना जाता है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में ये हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। सोगम संगमा द्वारा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो 1906 में सोगम संग्रह द्वारा कहाँ पर हुआ था? ये असम में हुआ था। प्राच्यवादी के 2 घोर आलोचकों के नाम बताने, तो एक तो जेम्स मिल लिखेंगे और एक थॉमस मैकाले लिखेंगे। छींट किसे कहते थे? तो भारत में रंगीन फूल पत्तियों की जो छोटे छोटे कपड़े होते थे उनको छींट कहा जाता था। वाड़ की खेती के लिए की जाने वाले प्रमुख क्षेत्र, तो वाड़ की जो खेती है वो उत्तरी इटली में, दक्षिणी फ्रांस में, जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में की जाती थी। लोह और अलोह खनिज में आपको अंतर बताना है। लोह खनिज में नाम से पता चल रहा है इसमें लोहे की मात्रा होती है और अलोह खनिज में लोहे की मात्रा नहीं होती है। लोह खनिज प्राय भूरे रंग के होते हैं जबकि अलोह खनिज विभिन्न रंगों के होते हैं। अलोह खनिज में इनका उपयोग जो है वो आपके अलग अलग कार्यों में किया जाता है, जबकि लोह खनिज का जो उपयोग है वो इस्पात उद्योग में मुख्य रूप से किया जाता है और इसी इस्पात उद्योग को
आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। इसी इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। नेक्स्ट पेपर आपके ये मॉडल पेपर है। इसमें देख लेते हैं कि भारत में छपाई तकनीक फैलने लगी थी। तो 19वीं सदी में भारत में जो छपाई तकनीक है वो फैलने लगी थी। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य के द्वारा अंग्रेजों के साथ में संधि की थी? तो वो की थी सबसे पहले भरतपुर ने की थी, और सबसे अंत में जो की थी वो सिरोही ने की थी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सिरोही ने जो अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि कब की थी। मैंने पिछले वीडियो मतलब पिछले पेपर में इसकी चर्चा कर ली है। तो सिरोही ने संधि कब की थी, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या कितने परसेंट भूभाग पर निवास करती है? तो 30% भूभाग पर निवास करती हैं। सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप की है, और देश की बात करें तो चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है किस प्रकार का पर्यटक स्थल है? तो ये ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। इसको मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने बनवाया था, और ये एक विजय की उपलक्ष्य में बनाया गया विक्ट्री टावर है, जो कि 9 मंजिला होता है। आप में से किस किस ने जो चित्तौड़गढ़ किले में जाके जो विजय स्तंभ को देखा है? कमेंट करके जरूर बताना कि चित्तौड़ का जो किला है, दुर्ग है, वो ऊपर का जो विजय स्तंभ बना हुआ है उसको किस किस ने देखा है। अगला प्रश्न है, यूनियन कार्बाइड का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। यहाँ पर जो भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी, MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो एक गैस है वो यहाँ पर लीक हो गई थी। उसके कारण यहाँ पे जो 2 और 3 दिसंबर की जो मध्य रात्रि थी 1984 में, वहाँ पर जो भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी। वहाँ की जो कंपनी का नाम है वो क्या है? यूनियन कार्बाइड, जो कि भोपाल में स्थित है। महिला सशक्तिकरण संबंधित है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है, दहेज निषेध अधिनियम भी है, और हिंदू उत्तराधिकारी और संरक्षण अधिनियम भी है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर मिलान करना है आपको। लोकमान्य तिलक इन्होंने मराठी में ये केसेस का संपादन किया था, और बकरवाल जो समुदाय है वो आपके जम्मू कश्मीर में निवास करता है। विलियम एडम ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, और प्रार्थना सभा जो संबंधित है वो 1867 में प्रार्थना सभा स्थापित हुई थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी तो मौलिक अधिकार के अलावा हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। शहरी शासन के 3 प्रमुख रूप होते हैं। एक होता है नगर निगम, जिसका अध्यक्ष महापौर होता है। दूसरा नगर परिषद, जिसका अध्यक्ष सभापति होता है। एक नगर पालिका, जिसका अध्यक्ष कहलाता है। नेक्स्ट है, संसाधन के उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए जो उनके संरक्षण हेतु संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये परिभाषा सतत पोषणीय विकास की, कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए जो संरक्षण में संतुलन बनाए रखा जाता है उसको सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाशियाई का मतलब होता है जिसको किनारे पर धकेल दिया गया उसको हाशियाई कहा जाता है, और ऐसे में वह व्यक्ति जो चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है। देश की जो जनसंख्या पिरामिड, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे हैं, आधार का जो है वो चौड़ा होगा, और उसका जो ऊपर की जो तीव्रता है वो संकड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है बंगाल, ये ब्रिटिश भारत में 3 प्रमुख जो रेजिडेंसी थी उसका आपको नाम बताना है। तो बंगाल रेजिडेंसी थी, मद्रास थी और बम्बई थी, जिसको भी मुंबई कहा जाता है। वो पहले के टाइम में ये बम्बई कहा जाता था इसको, बम्बई। और ये मद्रास जो है इसको भी चेन्नई के रूप में जाना जाता है, चेन्नई। और इस बंगाल को भी पश्चिम बंगाल के रूप में जाना जाता है। जूम या गुमंतु खेती का वर्णन 3 विशेषता बतानी है। देखो, जूम खेती प्रायः जंगलों में जो छोटे किसान होते थे उनको छोटे छोटे वनों को जो काट कर जलाकर जो खेती की जाती थी। बीज को रोपने की बजाय उनको बिखेर दिया जाता था ज़मीन पे, और कृषि भूमि तैयार करने में किसान ने जो पेड़ों को काट देते थे और वहाँ पूरी वनस्पति को जला देते थे। प्राच्यवादी क्या है? तो प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृति को महत्व गहन ज्ञान वाले जो लोग होते हैं वो प्राच्यवादी कहलाते हैं। फिर आपको बताना है कि वाणिज्यिक कृषि के कितने प्रकार है। तो वाणिज्यिक कृषि के ये टोटल इस प्रकार से हम वर्णन कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम वाणिज्यिक अनाज कृषि, जैसा नाम है वैसे ही काम है इसमें। वाणिज्यिक अनाज कृषि में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है, पशुपालन भी बाजार में विक्रय हेतु लाए जाते हैं। मिश्रित कृषि में क्या होता है? तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल को उगाने में और पशुपालन में किया जाता है। रोपण कृषि का उपयोग क्या होती है? रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक भाग होता है, प्रकार होता है, जहाँ पर जो चाय, कॉफ़ी,
रबर, केला और कपास एकल फसल के रूप में उगाई जाती हैं। ये रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं। ये उदाहरण आपको याद कर लेने, तो चाय का, कॉफ़ी का, रबर का और केले का, ये आपकी एकल कृषि के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। एक तो आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे, जो कि द्रौपदी मुर्मू भी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, और एक राज्यसभा होता है जो उच्च सदन के रूप में जाना जाता है, एक लोकसभा होता है जो निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है। लोकसभा में 5 साल और राज्यसभा में 6 साल, और इसके 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। अंग पूछे तो 3 है। ये जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, वो देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो उसके अध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। राज्यसभा में सभापति होता है, जबकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको अध्यक्ष ही कहा जाता है। आप दोनों का नाम बताएंगे कि वर्तमान में अपने देश के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, और दोनों ही अपने राजस्थान से संबंधित हैं। चलिए एक पेपर हम और देख लेते हैं। इसमें आपके मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझको मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कॉल नहीं करेंगे, केवल आप मैसेज करेंगे, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी मेरे को कॉल करते हैं लेकिन आपको कॉल का जवाब नहीं मिलेगा, उल्टा आपको ब्लॉक किया जा सकता है। तो आप केवल मैसेज ही करें वहाँ पे। तो इसमें आपके पूछा गया है, ये मॉडल पेपर है 3रा। तो इसमें आपसे एक तो आपको क्या करना है कि ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसमें प्ले स्टोर पर जाना है और इस नाम से आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी करना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, खुश नवीसी का क्या आशय है? जो बहुत सुंदर ढंग से जो चीज़ें लिखने वाले होते थे उनको खुश नवीसी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राजपूत राजाओं ने बढ़ती मराठों की शक्ति को रोकने के लिए हुरडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया था। वो कब बुलाया था? 17 जुलाई 1734 को बुलाया था। इसको हुरडा सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए इस हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक होते हैं, सामाजिक भी होते हैं और आर्थिक भी होते हैं। इसका मतलब बॉक्स इसका आंसर होगा। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में है? तो मेट्रो अपने केवल जयपुर में ही है, जो देश की 6ठी मेट्रो ट्रेन है। राजस्थान की पहली और देश की 6ठी मेट्रो स्टेशन है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसका कार्बाइड यूनियन इस कारखाने का नाम था। ग्रामीण गौरव पथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना, ये आपके ग्रामीण गौरव जो पथ है उसका प्रमुख उद्देश्य है। मिलान करनीय बंगाल विभाजन ये 1905 में हुआ था, 1905 में, और वायसराय जो थे उस समय लॉर्ड कर्जन थे। खोंड जो है वह उड़ीसा से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर ये प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा से पक्षधर थे, और वीरेशलिंगम पंतलु ये आपकी विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कानून, कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष संस्था का जो नाम है वो जिला परिषद है। पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो अपने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से हुई थी। आप में से कोई होगा नागौर का तो आप बताना कमेंट करके कि आपके वहाँ पे बगदरी गांव है नागौर में, तो वहाँ पर हुई थी ये, और शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 से। नेक्स्ट है समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। लगभग देश की जो भारत की जो 8% आबादी आदिवासियों की है, और अकेले उड़ीसा में 60 से अधिक जनजाति समूह निवास करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा अकेले में जो 60 से अधिक जनजाति समूह निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों में ही निवास करते हैं, एशिया में और अफ्रीका में। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों से अपना एशिया सबसे बड़ा है। फिर दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या में अफ्रीका। बक्सर की लड़ाई बंगाल के किस नवाब को पराजित किया था? तो मीर कासिम को पराजित किया था। आप कमेंट करके बताएंगे कि बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज में सुधार लाना और दीकुओं को जनजातीय क्षेत्रों से बाहर करना। देसी स्कूलों में शिक्षा की 2 विशेषताएं,
बच्चों को फीस निश्चित नहीं थी और सालाना परीक्षा भी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये अगरिया कौन होते थे? तो अगरिया लोहा बनाने वाले जो लोग थे वो अगरिया वाला समुदाय था। राजस्थान के विद्रोह के 3 प्रमुख नेता, एक बहादुर शाह जफर होंगे, एक नाना साहब और एक तांत्या टोपे। अच्छा, तांत्या टोपे की जो सहायता है वो राजस्थान की किन किन रियासतों ने नहीं की थी? आप बताना, मैंने आपको पिछले पेपर में बताया था ये। बंगाल का दीवान बनने के बाद कंपनी की क्या कोशिश थी? तो वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। 11वां क्वेश्चन है कि खनन किसे कहते हैं? खनिजों को निकालने की 2 विधियों का नाम बताना है। तो खनन पृथ्वी की जो सतह के अंदर जो दबी सेल है उनसे खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको खनन कहा जाता है। 2 प्रमुख विधियाँ, विवृत खनन और कूप की खनन। रोपण कृषि के बारे में आप क्या समझते हैं कि 2 देशों के नाम बताइए जहाँ पर रोपण कृषि की जाती है? तो एक बड़े भूभाग पर एक विशेष फसल की खेती की जाती है, उसको रोपण कृषि कहते हैं। और रोपण कृषि जो वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार होता है। उदाहरण के लिए मलेशिया का रबड़ और ब्राज़ील का कहवा, जिसको हम कॉफ़ी कहते हैं, ब्राज़ील का कॉफ़ी एक रोपण कृषि के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ? कारण बताना है। देखो, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से इसलिए विकसित हुआ, इसके कई कारण थे। पहला तो उसमें जो मुंबई है वहाँ पे उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, मशीन है आपात के लिए, पतन है, कच्चे माल की पर्याप्त वहाँ पे उपलब्धता है और दक्ष कारीगरों की भी उपलब्धता है। समुद्री मार्ग से वो जुड़ा होने के कारण निर्यात के लिए अनुकूल है वहाँ पे मुंबई बंदरगाह। ये सभी कारणों के कारण मुंबई में उद्योग जो है कपास उद्योग सबसे तेज़ी से विकसित हुआ था। महिला सशक्तिकरण के चलाई जाने वाली 2 योजनाओं के नाम, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरा है स्वावलंबन योजना। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थान का जो प्रमुख वस्त्र उत्पादक जिला है, क्षेत्र है। लोहागढ़ के बारे में बताने तो लोहागढ़ भरतपुर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण जाट वंश के जो महाराजा हुए सूरजमल इन्होंने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है। इसको अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताएंगे कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। मेहरानगढ़ का जो किला है वो किस जिले में आता है। नेक्स्ट है राजस्थान की जनजातियों के बारे में बताना है। तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ मीणा है, भील, डामोर, सांसी, गरासिया, सहरिया, ये प्रमुख जनजातियाँ हैं। इसमें से जो राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति वो भील है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मीणा है। डामोर और डामोर जनसंख्या डूंगरपुर में निवास करती है। गरासिया जनजाति सिरोही में, सहरिया जनजाति बारां में और सांसी जनजाति भरतपुर में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में कुछ अंतर आपको बताना है। मुख्य अंतर क्या है? देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं देते हैं, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की पूरी छूट दी गई है। स्थानीय अदालत से क्या तात्पर्य है? तो जिन अदालतों से लोगों को सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, फ़ायदा होता है, उनको स्थानीय अधीनस्थ न्यायालय के रूप में उनको जाना जाता है। और जिला अदालत इसको कहा जाता है। ये अदालत प्राय हर जिले में या फिर तहसील स्तर पर या किसी शहर में होती है। निजी कंपनियां, ठेकेदार व्यवसायी अधिक लाभ कमाने हेतु क्या हथकंडे अपनाते हैं? पहला तो ये कि वो मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, मजदूरी कम देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं और पर्यावरण का कोई ख्याल वो नहीं रखते हैं। भारत की 2 जन सुविधाओं की कमियां बतानी है। एक तो भारत में जन सुविधाओं की आपूर्ति की कमी है, दूसरा वितरण में भारी असमानता दिखाई देती हैं। जिनको ज़रूरत नहीं है उनको दी जाती हैं और जिनको ज़रूरत है उनको नहीं दी जाती हैं। मैप में बना आपको चूरू बनना है, इसके अलावा आपके जयपुर है और फिर आपके बाड़मेर है। यहाँ पे आ जाएगा चूरू, बाड़मेर और ये वाला जयपुर। तो ये लगभग आपके 7-8-10 पेपर जो थे उसमें मैंने आपको वो पूरा करवाने की कोशिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी करनी है ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। और आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गणित और विज्ञान में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, वहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आपके पेपर कैसा होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे परीक्षा देने के बाद में। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना।